एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2014 का। 2014 का पेपर 2 का सीडीपी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है? विद्यालय मतलब स्कूल। स्कूल आधारित आकलन क्या हो जाएगा? परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है, मतलब परिणाम से ज़्यादा परीक्षा की जो टेक्निक है उस पर केंद्रित है। या क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है, या फिर परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। ऐसी बात देखो, इनमें से तीनों में से एक भी बात सही नहीं है। विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है कि रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन, बच्चों में रचनात्मक प्रतिपुष्टि देते हुए वो मतलब बच्चों की प्रतिपुष्टि करते रहना है रचनात्मक तरीके से, और सीखने में उनका चेंजमेंट करते रहना है। ठीक है, सीखने में देखना है बच्चे कैसे सीख रहे हैं, उसी हिसाब से उनको सिखाते रहना है। ठीक है, उसमें बढ़ावा करना है सीखने में। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 15 पर। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। एक क्लास में बच्चों से बोलते हैं शिक्षार्थियों से कि वो अपनी समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। ठीक है, यह किस प्रकार की गतिविधि है? मतलब बच्चों को बोला जा रहा है कि आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसको दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में शिल्प कृति बनाएं। ठीक है, शिल्प कृतियों का संयोजित करें, इकट्ठा करें। तो ये जो आपने देखा होगा, छोटे से ही सिखा देते हैं हम बच्चों को, 3rd 4th क्लास से, आजकल तो 2nd क्लास से भी बच्चों को पोर्टफोलियो बनाना सिखा दिया है, जिसमें वो सारी चीज़ों की जो कृतियां हैं उनको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो ये 15 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पोर्टफोलियो बनाना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो निबंध कुछ है नहीं है, घटनावृत्त अभिलेख कुछ है नहीं है, समस्या समाधान यहाँ पे कोई है नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पोर्टफोलियो आकलन। ठीक है, आधे क्वेश्चन नंबर 16 पर। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से, मतलब सबसे कम प्रतिबंध मतलब बच्चों पे कम प्रतिबंध लगाया जाए ऐसे विद्यालय में रखने, ऐसा विद्यालय वातावरण रखने का के माध्यम से विद्यालय में क्या है देखते हैं। लड़कियों और आलंबित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, या वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इस बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, या फिर विज्ञान मेला या और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में आलंबित वर्ग के बच्चों को भागीदारी बनाता है, या फिर दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे आलम्बना बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा नहीं दिखाएं। बिल्कुल सही बात है, कम प्रतिबंध इसीलिए ताकि वो दूसरे बच्चों को क्या ना करें, वो दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 17 पर। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए, एक दंत कार्य को पूरा करने के लिए आवंटन समय को घटनाओं और चरणबद्ध तरीके से एकाग्रित समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो, एकाग्रता समय के लिए, समय के साथ मेल बैठाने के लिए जो एकाग्रता है, अकेला मतलब खुद से काम करना, खुद से एकाग्रित होकर काम करने जो समय है, वो समय के साथ मेल बिठाने के लिए, एक दंत कार्य को पूरा करने के लिए एक आवंटन समय को घटना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना। मतलब हमने कोई भी एक कार्य दिया, मान के चलो कोई एक कार्य दिया है, उसको एकाग्रता से बैठकर साथ में एकाग्रता से मेल बिठाकर उसको करना, तो किस प्रकार के निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखो, ये एकाग्रता से कर रहे हैं, तो ये किस चीज के लिए? एकाग्रता हास अतिक्रियाशील विकार के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आते क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से कौन से उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? मतलब कौन सा जो उपागम है अशांतकारी, जो बच्चे कैसे मतलब अशांत है, अशांतकारी हैं, उनके व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार के लिए बच्चे और उनके आसपास के लोग या फिर सामाजिक जो भी संस्थाएं जैसे स्कूल है, तो उनके साथ अंतःक्रिया बिठाने को हम जो सुझाव है वो हम किससे लेंगे? मनोगत्यात्मक, पर्यावरणीय या जैव वैज्ञानिक। तो देखो ये क्या है कि एक अशांतकारी व्यवहार को एक नॉर्मल के लोगों के साथ में जो व्यवहार लाना है, ठीक है, उनके साथ अंतर्क्रिया, मतलब कोई बच्चा है जो अशांत, जिसका व्यवहार अशांतकारी है, और कुछ है जो नॉर्मल है, जो उसके पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, उसके साथ क्लासमेट हैं, तो उनके साथ में दोनों को अंतर्क्रिया करनी है, तो कौन सा मतलब अंतर्क्रिया करने का सुझाव सबसे अच्छा होगा? तो देखो, पर्यावरणीय या मनोगत्यात्मक या जैव वैज्ञानिक नहीं होगा, ये क्या होगा? व्यवहार को सही से बिठा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये व्यवहारवादी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, रैंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डेस्क परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। जो रैंजुली हैं वो अपनी प्रतिभाशाली की कौन सी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 20 पर। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए, जो बच्चे एक्टिव हैं उनके लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, या फिर प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब उनका कोई निरीक्षण नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, या फिर शिक्षक को अनुकूल रहना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा ऐसा नहीं है कि आज बच्चा मतलब ऐसे, मतलब हमें जो परिस्थिति है उसके अनुकूल चलना है। ठीक है, ये नहीं है
कि मतलब आज आज अगर बच्चे ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है तो बहुत आप उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उससे खुश हो रहे हो, और कल अगर वही बच्चा कम नंबर लेके आता है तो कल आप उसको डांट रहे हो। नहीं, हमें क्या अनुकूल लिखना है जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, कि आज मतलब जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। जैसे कि मान के चलो आज उसने नंबर कम आए तो टीचर ने उसको कुछ नहीं बोला, तो उसको ये है कि नहीं नहीं अभी मुझे कल पढ़ना है, ठीक है, तो ये क्या है, बदलाव आता है। तो हमें शिक्षक को क्या है, अनुकूल रहना चाहिए, अनुकूल करना चाहिए, ठीक है, जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए, अधिगम निर्योग्यता मतलब लर्निंग जो अधिगम है उसकी योग्यता नहीं है, तो निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगी? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संरचित व्यवहार पर एक अवलोकन, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 22 पर। अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका। वही वाली बात है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे हैं उनके द्वारा पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो देखो, इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना। सिर्फ कमजोरियों पर ही ध्यान देना नहीं होता है, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाएं बनाए रखना। ये नहीं है कि बस उनसे बस मतलब गढ़ना बढ़नी है भाई, उनको तो ऊपर ही जाना है, ऊंची ऊंची उनसे अपेक्षा लगाए रखें। या फिर इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये ठीक है कि लक्ष्यों का निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन है सी वाला, कि विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। मतलब बच्चे में अलग अलग जो भी कौशल हैं उनको, विविध कौशलों को और उनकी युक्तियों का शिक्षण करना, ठीक है, जिससे वो हर संदर्भ में लागू कर सके। मतलब सिर्फ एक यही नहीं है कि उसने कोई लक्ष्य बना लिया उसको ही निर्धारित करना है, उसको ही प्रोत्साहित करना है, नहीं, अलग अलग जो उसके कौशल हैं उनको, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी हमारे पास ऑप्शन 2 भी ठीक रहते हैं, लेकिन हमें अपना लगाना होता है दिमाग कि जो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा, ठीक है। और कभी कभी आयोग अपने हिसाब से लगाता है कि भाई इसके लिए ठीक है। आधे क्वेश्चन नंबर 23 पर। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, जो वाइगोत्स्की है उनके सामाजिक सिद्धांत के अनुसार क्या है? देखो, वाइगोत्स्की ने तो 2-3 बातों की बात कही है कि भाषा है, संस्कृति और सामाजिक है। बस ये 3 चीजें देख के और आपको आंसर लगाना है। तो सबसे पहले डी से शुरू करते हैं। स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतम, देखो वाक्य सहयोग का निम्नतम तो उन्होंने दिया नहीं, सबसे ज्यादा ध्यान ही दिया है उन्होंने भाषा पे। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष नहीं लेते, ये वाली बात भी नहीं है। वाइगोत्स्की के अनुसार है कि संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंपल सी बात है, संस्कृति, समाज और भाषा, ये तीनों के रिगार्डिंग अच्छी बात किसने करी है? वाइगोत्स्की ने। सामाजिक, संस्कृति और भाषा, ये तीनों आपस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण, जो संस्कृति है वो भाषा, संस्कृति और जो भाषा है वो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। भाषा अनुमान और अथवा नियंत्रण पाक कल्पना डैश का लक्ष्य है, यानी व्याख्या हो गई, अनुमान हो गया, और उनका नियंत्रण पाक कल्पना किस चीज़ का लक्ष्य है? तो देखो ये क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य, ठीक है, ना कि पारंपरिक, ना अज्ञात्मक तर्कना या फिर निगनात्मक तर्कना। ये किसका है? वैज्ञानिक पद्धति। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 25 पर। कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, मतलब 7th क्लास का बच्चा है जो मैथ में गलती करता है, तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना है? पीटना है उसको जाके? नहीं, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देंगे, पीटना तो बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, मतलब उसने गलत बोल दिया बस आपको उसको सही बता देना है। अच्छा, शिक्षार्थी को बोलेंगे कैलकुलेटर यूज़ कर ले भाई, उसके हिसाब से सही आंसर बता दे। या फिर शिक्षार्थी को दिखाएं कि वो त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहें। मेनली टीचर यही करते हैं, हम लोग भी यही करते हैं कि शिक्षार्थी को बताएं, देख तूने यहाँ पे गलती की है, अब इसको सही करके दोबारा कर। मेरी भी एक बेटी है, मैं भी उसको अगर वो गलती करती है तो मैं उसको यही बोलती हूँ तूने यहाँ गलत किया है, इसको इरेज करके वापस लिख ले, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि सीटेट पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें सरकारी टीचर बनना है, तो उसके हिसाब से हमें आंसर सी पे जाना पड़ेगा कि शिक्षार्थी से कहेंगे कि वो विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे, ठीक है। मतलब शिक्षार्थी को क्या बोलना है कि इसमें दूसरी, मतलब एक ये पद्धति तुमने मतलब जैसे फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से यूज़ किया, अभी तुम दूसरे फॉर्मूला से इसको यूज़ करो और फिर अपनी गलती को पहचानो, फिर दोबारा से करो, ठीक है। तो आयोग के हिसाब से, पेडागोजी के हिसाब से, सीटेट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। आधे क्वेश्चन नंबर 26 पे। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? जो संवेगात्मक है, जो हमारे संवेग हैं, वो जो बुद्धि है वो बहुबुद्धि के सिद्धांत के क्षेत्र के किस क्षेत्र के साथ संबंधित होती है? कौन से क्षेत्र के साथ संबंधित होती है संवेगात्मक बुद्धि? तो संवेगात्मक बुद्धि होती है अंतरा और अंत व्यक्तिगत दोनों, ठीक है। अंतरा व्यक्तिगत और अंत व्यक्तिगत बुद्धि में संवेगात्मक बुद्धि संबंधित होती है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? मतलब जो हमारे संवेग हैं, संवेग के जो मनोविज्ञान है, जो हमारा मनोविज्ञान है उसमें संवेग है, उसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम
किस तथ्य पर ध्यान दिया है, सबसे कम किस पे ध्यान दिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। मतलब सिर्फ यही नहीं है कि एक बच्चे सिर्फ एक व्यक्तिगत बच्चे में ही होंगे, बल्कि पूरी क्लास में उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 27 का। आधे क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। मतलब राजेश एक बच्चा है जो गणित की समस्या को सॉल्व करने के लिए पूरी तरीके से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे इस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश कर रहा है, मतलब इनर मोटिवेशन, इनर जो पावर है उसकी हेल्प कर रही है कि भाई कर 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 सॉल्व कर। तो इसके रूप में वो किसके रूप में जाना जाएगा, तो देखो क्या है कि वो कर रहा है, ठीक है, मतलब संघर्ष कर रहा है, मतलब मेहनत तो कर ही रहा है। अब वो हो ना हो वो वाली बात अलग है, जैसे हम लोग हैं, हम सब लोग सीटेट के लिए मेहनत तो कर ही रहे हैं ना, पढ़ तो रहे ही हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, अपना बल लगा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रेरक, कि हम कर तो रहेंगे तो प्रेरक हो जाएगा। संवेग यहाँ कुछ होगा नहीं, भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, प्रत्यक्ष होगा नहीं, व्यक्तिगत विशेषक कुछ है नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रेरक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है। अभिप्रेरणा हो गया हमारा क्या, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जो होगा तो उसका एक जो मोटिवेशन के जो चक्र है बनाया है कि पहले बच्चों को क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, तो उस क्रम के हिसाब से कौन सा सही क्रम है। तो ऑप्शन ए तो सही नहीं है, बाकी सी बी सी डी हम देखते हैं। चलिए, तो 29 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि सबसे पहले हमें वहाँ अपना मोटिवेशन लगाना है जहाँ आवश्यकता हो। तो सबसे पहले आइए आवश्यकता। आवश्यकता के बाद हम उसमें प्रबल प्रेरणा लगाएंगे, फिर हम उत्तेजना लगाएंगे, फिर लक्ष्य उन्मुखी की व्यवहार करेंगे, फिर उपलब्धि की उत्तेजना में कमी होगी। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, अभिप्रेरणा के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन पर। बेंडूरा जो है, बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। जो बेंडूरा के जो सामाजिक अवलोकन थे उन पर आधारित जो अधिगम सिद्धांत हैं उनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिधारण जो प्रक्रिया है वो बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये थे 2014 के CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम 2013 में अगर कराया होगा सीटेट का तो 2013 में करेंगे। 2011 तक मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो मैं 2011 तक सारे CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।